नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करेंगे 2 मई दिन शनिवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। और मैं मानता हूं कि करंट अफेयर जब तक आपको समझ ना आए तब तक आप मत लिखिए करंट अफेयर को। एक कारण है क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा विषय है जिसे आप अगर रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे, प्रीवियस से रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। तो चलिए समय नहीं गंवाते हैं, आप प्रश्न पर सीधे आते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, ये बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर श्रम लिखा हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मई की पहली तारीख को ही मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो शहर में मजदूर वर्ग के अंदर एक बात उत्पन्न होती है कि कार्यप्रणाली को 8 घंटे किया जाए। तो वर्ष 1886 में शिकागो शहर से एक बात उठती है कि कार्यप्रणाली को 8 घंटे के लिए किया जाए। इस 8 घंटे कार्यप्रणाली के लिए जो मजदूर वर्ग होते हैं वहाँ के, वो ज़मीन पर आ जाते हैं। कह सकते हैं कि हड़ताल की स्थिति पर आ जाते हैं। अब इस हड़ताल स्थिति को हटाने के लिए भारी पुलिस बल आता है सामने। जब पुलिस बल आता है तो वहाँ पर झड़प उत्पन्न होती है और उस झड़प के कारण कई सारे श्रमिक वर्ग वहाँ पर मरते भी हैं या मारे जाते हैं। तो उस घटना से ही इतना ज़्यादा माहौल गर्म हो गया अमेरिका में, तो उसी दौरान से 8 घंटे की कार्यप्रणाली लागू हो गई, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, 1 मई को ही जो व्यक्ति वहाँ पर मारे गए, जो श्रमिक मारे गए, उनके लिए इसी दिन श्रद्धांजलि भी अर्पित भी की जाती है। तो ये भी बात आपको याद रखना है कि 1 मई को उनकी श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाती है। तो 1 मई 1886 को हुई एक घटना के कारण ये 1 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय लेबर डे मनाया जाता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस संबंधित। तो चलिए हम अगले प्रश्न से चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट पर उपकर लगाया? देखिए, टैक्स तो लगता ही लगता है, वो एक अलग व्यवस्था है, लेकिन अदर टैक्स लगाने की बात करी गई है उपकर। उपकर क्या होता है? उपकर की एक ऐसी व्यवस्था होती है जब सरकार किसी भी दायित्व को, कह सकते हैं कि ज़्यादा टैक्स लगा देती है, एक निर्धारित टैक्स से कुछ अधिक टैक्स लगा देती है, तो वो कहलाता है उपकर। अब उपकर लगाने की आवश्यकता क्या पड़ी, तो हम देख लेते हैं। तो अभी पूछा है राज्य कौन सा राज्य, तो इसमें आप याद रखिएगा कि नागालैंड ने भी उपकर लगाया है। लगाने का कारण ये रहा है क्योंकि जो लॉकडाउन चल रहा है वर्तमान में, लॉकडाउन के कारण हर राज्य को भारी नुकसान हुआ है। अब नुकसान हुआ है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से इन सब चीज़ों की भरपाई करनी आवश्यक हो जाएगी। तो उसमें से डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया गया। जैसे, अब एक्स्ट्रा टैक्स कैसे लगाया गया उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि डीजल पर 5 रुपये अतिरिक्त लगाया गया है, डीजल पर 5 रुपये अतिरिक्त। पेट्रोल और मोटर स्पिरिट, इसके लिए 6 रुपया प्रति लीटर पर लगाया गया है। तो यह उपकर की दशा है, आर्थिक नुकसान ज़्यादा ना हो राज्य में, इसीलिए उपकर प्रणाली लागू की गई है। कहाँ पर लागू की गई है? तो नागालैंड में लागू की गई है। ये हमें याद रखना है, ठीक है। किसके किसके ऊपर लागू की गई? तो डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के ऊपर। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। किस कार्यक्रम ने विश्व में एक दिन में सर्वाधिक देखे जाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आपको बता दूं, रामायण ने एक दिन में 77 मिलियन लोगों ने देखा है। ये 77 मिलियन लोग जिन्होंने देखा, ये रामायण 16 अप्रैल के दिन देखी गई थी। 16 अप्रैल को रामायण ने विश्व स्तर पर एक रिकॉर्ड बनाया, जहां पर 7.5 से अधिक करोड़ लोगों ने एक ही दिन में रामायण देखी, और ये एक विश्व कीर्तिमान है। अगर मैं रामायण की बात करूं तो रामायण का निर्देशन रामानंद सागर जी ने किया था। रामानंद सागर जी ने किया था। रामायण की अगर मैं समय सीमा की बात करूं तो रामायण पहली बार 25 जनवरी वर्ष 1987 को प्रदर्शित हुई और साथ ही 31 जुलाई 1988 तक प्रसारित होती रही। यानी कि 1987 से 1988 के दौरान कुल 78 एपिसोड में रामायण को दिखाया गया, जिसका निर्देशन रामानंद सागर जी ने किया था। तो ये बात आपको याद रखनी है कि रामायण के निर्देशक कौन हैं, समय सीमा कितनी है और किस दिन देखे जाने का रिकॉर्ड बना, कुल एपिसोडों की संख्या कितनी है। तो ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इतनी बात आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया है? तो याद रखें, अभी हाल ही में चुनी गोस्वामी जी का निधन हो गया है। चुनी गोस्वामी एक जाना माना नाम। चुनी गोस्वामी जी का जो निधन हुआ है वो कोलकाता में 82 वर्ष की आयु में हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि जकार्ता में 1962 में 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों का आयोजन किया गया और उसमें भारत ने अंतिम बार, मैं कहूँगा अंतिम बार एशियन गेम्स में
भारत ने फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था। फुटबॉल के अंदर स्वर्ण पदक अंतिम बार जीता था चुनी गोस्वामी जी की कप्तानी में। तो ये बहुत अहम प्रश्न है हमारे लिए कि भारत ने अंतिम बार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था 1962 में चुनी गोस्वामी जी की ही कप्तानी में। तो इनका अभी हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये एक फुटबॉल ही नहीं, ये एक बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी भी थे कि उन्होंने बंगाल से रणजी ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया है। इसके अतिरिक्त मैं अगर इनकी पुरस्कारों की बात करूं तो इन्हें निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए। कौन कौन से पुरस्कार दिए गए? जैसे कि वेस्ट बंगाल से इनका संबंध था। वेस्ट बंगाल का सर्वोच्च सम्मान बंगा विभूषण। तो बंगा विभूषण जो पुरस्कार है वो इन्हें 2013 में दिया गया। इसके अतिरिक्त इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार जीता है। पद्मश्री देश का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार। अर्जुन अवार्ड जीता है। अर्जुन अवार्ड जो खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है। और साथ ही भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल क्लब मोहन बागान क्लब के द्वारा मोहन बागान कप भी इन्हें दिया गया है। तो चुनी गोस्वामी जी का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ। निम्नलिखित पुरस्कारों से सुसज्जित हैं। उसके अलावा इन्हें मोहन बागान कप भी दिया गया। भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल क्लब जो कोलकाता में स्थापित है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में ई कॉमर्स से जोड़ने के लिए भारत सरकार कौन से सेंटर खोलेगी? तो गवर्नमेंट जोड़ने के लिए रूरल क्षेत्र को सेंटर खोलेगी। उस सेंटर का नाम होगा कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर का काम क्या होगा? कॉमन सर्विस सेंटर जो किसानों द्वारा बनाई गई जैसे हस्तशिल्प क्रियाएं हैं या अन्य चीज़ें हैं उनको ई मार्केट तक ले जाने का काम करेगी। ई मार्केट में भागीदार कौन होंगी? जैसे कि फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, या अमेज़न की बात करें तो अमेज़न इसमें हो जाएगा। ऐसी कंपनियों के साथ यहाँ पर भारतीय सरकार ने समझौता भी किया है कि किसानों से सीधे ले जाकर के ई कॉमर्स पोर्टल पर सीधे बिक्री की जा सके। अब अगर इसकी रूपरेखा की बात करूँ तो सबसे पहली ऐसी व्यवस्था 2006 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जब लागू की गई तो सबसे पहली बार ऐसे सेंटर खोलने की बात कही गई थी। तो आप सेंटर का नाम याद रखिएगा, कॉमन सर्विस सेंटर खोलेगी रूरल क्षेत्र में भारत सरकार, जिससे कि ई कॉमर्स से सीधे जुड़ा जा सके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लॉकडाउन के चलते हाल ही में गंगा नदी के जल स्तर में सुधार हुआ है या जल की शुद्धता में सुधार हुआ है? यह रिपोर्ट किसकी है? तो यह रिपोर्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, यानी कि CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि गंगा में BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में स्तर में सुधार हुआ है। इस सुधार के कारण जो CPCB ने कुल 36 स्थानों की पुष्टि की थी, उस 36 स्थानों में से 27 स्थान अब शुद्ध हो चुके हैं। हालांकि अभी शुद्धता होनी बाकी है, लेकिन फिर भी 27 स्थान शुद्ध हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सुधार है गंगा नदी में। तो जो रिपोर्ट CPCB ने जो प्रस्तुत करी है उस रिपोर्ट का ये आकलन है और जल्द ही रियल टाइम रिपोर्ट है ये। ठीक है, तो याद रखें आप, ये एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि किसी भी नदी का जल स्तर कैसे नापा जाता है, जो शुद्धता होती है उसको कैसे नापा जाता है। तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा, BOD होता क्या है, BOD का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, और सर्वाधिक पानी अगर मैं बात करूँ तो आर्सेनिक की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है पानी में तो सबसे ज़्यादा गंदा पानी वही माना जाता है जो शुद्धता से पिया भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो आर्सेनिक एक बेहतरीन जल प्रदूषक है जो सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण करता है। ठीक है, आगे देखते हैं बजट पारदर्शिता व जवाबदेही के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये प्रश्न है। तो याद रखिएगा, एक आकलन किया गया, जो ये रिपोर्ट आई है उसमें एक रिपोर्ट था 0 से लेकर के 100 तक की एक ग्राफ था कि इसी अंक मिलने थे, ये स्कोर मिलने थे, इसी स्कोर पे तय करने थे कि किसी को कितनी रैंक पर रखना है। तो अपने भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत को मिले हैं 49 स्कोर, टोटल 49 नंबर मिले हैं। 49 नंबर के साथ यह 53वें स्थान पर रहा है। तो 53 स्थान पर कौन रहा है? भारत रहा है। तो फिर पहले स्थान पर कौन रहा? पहले स्थान पर रहा है न्यूजीलैंड, जिसे 87 स्कोर मिला हुआ है। यानी टोटल 87 स्कोर के साथ न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर बना हुआ है। अगर मैं अन्य देशों की बात करूं तो कुल 117 देशों का सर्वे था, जिसमें वैश्विक औसत 45 रहा, यानी 45 स्कोर वैश्विक स्तर पर रहा, एक एवरेज।
दक्षिण अफ्रीका इसमें 87 नंबर पर रहा, यानी कि 87 रैंक मिली। मैक्सिको की बात करूं तो 82 रैंक मिली। ब्राज़ील की बात करूं तो 81 रैंक मिली। तो ये कुछ निम्नलिखित देश हैं, इनका आप आकलन करके रखिएगा। हालांकि आपसे भारत का सबसे इंपॉर्टेंट है और पहले स्थान पर कौन था ये आपसे याद रखने वाली बात है आपके लिए। अब देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा है कि G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से अभी हाल ही में श्री रविशंकर जी, हमारे कानून मंत्री हैं, बिहार से संबंध है इनका, कानून मंत्री, तो ये इन्होंने इसमें भाग लिया G20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों की बैठक में। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर पूर्णतया आयोजित थी। मैंने आपको कई बार बताया है G20 एक ऐसा संगठन है जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं या एक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का इसमें समागम है। भारत जैसा देश इसमें कतई शामिल नहीं है और साथ ही चीन शामिल है, फिर भी उसको उतना दर्जा शामिल नहीं होने का नहीं मिलता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर उसे ऐसा माना जाता है यह एक उथली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो हम वहाँ नहीं जाना चाहते, लेकिन इतना याद रखिएगा G20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों की बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? तो श्री रविशंकर जी ने भाग लिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि चेकमेट कोविड-19 शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य द्वारा कराया गया है? तो आप याद रखिएगा चेकमेट कोविड-19 शतरंज चैंपियनशिप का जो आयोजन कराया है वो कराया है कर्नाटक सरकार ने। देखिए कर्नाटक सरकार ने क्या किया हुआ है, जो सीएम केयर्स फंड होते हैं, सीएम केयर, जैसे कि आपने देखा होगा पीएम केयर, तो इसी तरीके से होते हैं सीएम केयर फंड। सीएम केयर फंड में पैसा जमा हो सके इसलिए ऐसी चैंपियनशिप का ऑनलाइन ही आयोजन कराया हुआ है। तो ये चैंपियनशिप होगी, इसमें खिलाड़ी को उसमें भाग लेने के लिए 50 रुपया एक आवेदन शुल्क लगेगा, यानी 50 रुपीज़ इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा और रजिस्ट्रेशन चार्ज के बाद वहाँ पर वो खेल पाएगा। ठीक है, ऑनलाइन चैंपियनशिप होगी। तो चेकमेट कोविड-19 शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो कुल पूल पुरस्कार जीतेगा, टोटल जो पूल का जीतेगा उसके लिए 10 लाख रुपया रखा गया है, 10 लाख रुपया, और पहले विजेता को 1 लाख रुपए इसमें दिया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है कि पीएम केयर्स फंड में धन जमा करने की अपेक्षा करने के लिए चेकमेट कोविड-19 शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य द्वारा कराया गया है? तो कर्नाटक सरकार द्वारा कराया गया है। कर्नाटक के सीएम, मैं बार बार कहता रहता हूँ, येदियुरप्पा जी हैं और राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ शिखा शर्मा को किस कंपनी का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो मैं ध्यान दीजिए आप सब लोग कि गूगल पे इंडिया की अब मुख्य जो सलाहकार होंगी कह सकते हैं वो शिखा शर्मा जी होंगे। और शिखा शर्मा जी एक्सिस बैंक की पूर्व सीईओ और साथ साथ में कार्यकारी बहुत बेहतरीन इनका जो रहा है प्रीवियस का रिकॉर्ड बैंकिंग सेक्टर में शिखा शर्मा जी का। तो शिखा शर्मा को हाल ही में गूगल पे इंडिया का सलाहकार बना गया। गूगल पे आप सभी लोग जानते हैं एक ऑनलाइन कह सकते हैं एक एप्लीकेशन है जिससे ट्रांजैक्शन संबंधी चीज़ें सॉल्व की जाती हैं, ऐसा पोर्टल है। तो आप सब याद रखिएगा कि शिखा शर्मा कौन है और शिखा शर्मा का स्थान अब क्या होगा। तो शिखा शर्मा गूगल पे इंडिया में क्या होंगी, नई सलाहकार के रूप में काम करेंगी। तो ये आज एक नया प्रारूप मैंने इसको सुसज्जित किया है करंट अफेयर के सेशन को, वरना मैं वन लाइन क्वेश्चन लिख करके समझाने का प्रयास करता हूँ। कैसा लगा वीडियो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।